नमस्ते। तो जैसे ही बजट का दिन आता है, अचानक से देश में हर कोई इकोनॉमिस्ट बन जाता है ना? लेकिन सोचिए, अगर देश का बजट समझना उतना ही आसान हो जाए जितना अपने घर का हिसाब किताब लगाना। चलिए आज मिलकर यही करते हैं। भारतीय केंद्रीय बजट 2026 की सारी मुश्किल बातों को एकदम आसान बनाते हैं। बजट के अगले दिन सबसे आम बात यही सुनने को मिलती है ना कि मिडिल क्लास को तो कुछ मिला ही नहीं। और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। बाजार गिर जाता है, टीवी पर बहसें होती हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या। ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत आम बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इस पूरे मुश्किल सब्जेक्ट को इतना सिंपल बना देंगे कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और हाँ, सही सवाल भी पूछ सके। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले समझेंगे कि देश का ये पारिवारिक फाइनेंस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि बजट बनता कैसे है, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, और आखिर में कुछ बड़ी योजनाओं और कुछ बहुत जरूरी सवालों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्र का पारिवारिक वित्त की। इसे समझने के लिए बस इतना सोचिए कि अपना देश एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यकीन मानिए पूरे बजट को समझने की चाबी इसी एक आइडिया में छुपी है। तो आखिर ये बजट है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो 3 चीजें बताता है। पहली, सरकार पैसा कमाएगी कहां से, दूसरी, उस पैसे को खर्च कहां करेगी, और तीसरी कि देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए सरकार का विजन क्या है। मतलब एक तरह से ये सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड भी है और आने वाले साल का एक्शन प्लान भी। अब उस फैमिली वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। सोचिए, हम सब जो नागरिक हैं वो उस परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा यानी टैक्स परिवार के मुखिया यानी सरकार को देते हैं। फिर परिवार के अलग अलग सदस्य मतलब अलग अलग मंत्रालय जैसे डिफेंस, रोड, एजुकेशन, वो अपनी अपनी जरूरतें बताते हैं। और फिर परिवार के मुखिया की तरह सरकार ये तय करती है कि किसकी जरूरत ज्यादा जरूरी है और पैसा कहाँ खर्च करना है। अब बजट भी 3 तरह के होते हैं। सरप्लस मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से कम, बैलेंस्ड जहां आमदनी और खर्चा बराबर हों, और तीसरा है डेफिसिट मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब भारत का बजट लगभग हमेशा डेफिसिट वाला ही होता है, मतलब हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज्यादा होते हैं और इस गैप को भरने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, जिसे हम नेशनल डेट भी कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, ये बजट बनता कैसे है? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये तो 1 साल लंबी बड़ी दिलचस्प प्रोसेस है। चलिए देखते हैं इसकी टाइमलाइन क्या है। इसकी कहानी शुरू होती है सितंबर से। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर भेजती है सभी मंत्रालयों को, पूछती है कि भाई अगले साल के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, कितना खर्चा आएगा। दिसंबर तक सब अपनी अपनी डिमांड्स भेज देते हैं। फिर आता है जनवरी और एक बहुत ही मजेदार रस्म होती है, हलवा सेरेमनी। जब बजट फाइनल हो जाता है तो हलवा बनता है और इसके बाद बजट की छपाई से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी लॉक इन हो जाते हैं ताकि कोई जानकारी लीक ना हो। और फाइनली 1 फरवरी को बजट देश के सामने पेश किया जाता है। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सरकार की पूरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 1 रुपया आता कहां से है और फिर ये 1 रुपया जाता कहां है। तो ये रुपया आता कहां से है? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 1 रुपये में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार से आता है। जी हाँ, उधार। इसका मतलब है कि हमारे दिए हुए टैक्स से भी सारे खर्चे पूरे नहीं होते। इसके बाद 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से, 18 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से जो कंपनियों पर लगता है, और 18 पैसे जीएसटी से। अच्छा, तो पैसा आता तो है, पर जाता कहां है? सबसे ज्यादा पैसा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, लगभग 19.72 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां जाता है? सिर्फ ब्याज चुकाने में। जो उधार हमने लिया है उसका ब्याज। इसके बाद नंबर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री का और फिर रोड मिनिस्ट्री का। ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं। इस बार के बजट में शॉर्ट टर्म फायदों से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस था। तो चलिए देखते हैं कि 2026 के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं क्या थीं। इस लिस्ट में कुछ बड़े और एम्बिशियस प्लान्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना, दक्षिणी राज्य में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना। ये रेयर अर्थ मिनरल्स डिफेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और नॉर्थ इंडिया में एक नया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट खोलने की बात है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
पर यह समझना भी जरूरी है कि ये सब लंबी योजना है, इन्हें जमीन पर उतरने में वक्त लगेगा। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बजट में क्या क्या है, पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा काम सिर्फ समझना नहीं बल्कि सवाल पूछना भी है। लेकिन सही सवाल पूछने के लिए पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। देखिए, कैपिटल एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो एक बार किया जाए और उससे सालों तक फायदा मिले, जैसे एक नया हॉस्पिटल बनाना या कोई सड़क बनाना। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। वहीं दूसरी तरफ है रेवेन्यू एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं जो बार बार होते रहते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देना या सब्सिडी देना। इनसे कोई नया एसेट नहीं बनता। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। स्क्रीन पर कुछ सरकारी खर्चे दिखेंगे, बस ये बताना है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। तो ये रही लिस्ट। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, सरकारी सैलरी, राफेल जेट्स, एटॉमिक पावर प्लांट, फर्टिलाइजर सब्सिडी, नया एम्स हॉस्पिटल और रेलवे सिग्नलिंग को बेहतर बनाना। सोचिए, कौन सा खर्चा इन्वेस्टमेंट है और कौन सा एक रेगुलर खर्चा। तो ये रहे जवाब। स्कॉलरशिप, सैलरी और सब्सिडी, ये सब हैं रेवेन्यू खर्चे। और राफेल जेट, पावर प्लांट, नया हॉस्पिटल और रेलवे सिग्नलिंग, ये सब हैं कैपिटल खर्चे, क्योंकि ये देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अगर आपके ज्यादातर जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया। अब हम सब सरकार के खर्चों का विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब कुछ मुश्किल सवाल पूछते हैं। जरा इस तुलना को देखिए। ISRO, हमारी स्पेस एजेंसी जिस पर हम सबको गर्व है, उसे मिलते हैं 13,000 करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ पोस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ अपना घाटा पूरा करने के लिए मिलते हैं 27,000 करोड़ रुपए। मतलब ISRO के बजट से 2 गुने से भी ज्यादा। ये नंबर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताते हैं? और सवाल यहीं खत्म नहीं होते। स्रोत में कुछ और भी कड़े सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि एक ऐसे पड़ोसी देश बांग्लादेश को मदद क्यों दी जा रही है जिसका रवैया अक्सर भारत के खिलाफ रहता है। स्कूलों का फंड छतें ठीक करने के बजाय कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने पर क्यों खर्च हो रहा है। मिडिल क्लास के टैक्स रिफंड्स क्यों अटके रहते हैं और टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं है। और अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। अक्सर ऐसा लगता है कि देश को चलाने का पूरा बोझ कुछ मुट्ठी भर ईमानदार टैक्स पेयर्स पर ही है। तो सवाल यह है कि वो लोग जो प्रोडक्टिव नहीं हैं और जो सिस्टम को धोखा देते हैं, वो इस देश की जिम्मेदारी में अपना बराबर का हिस्सा कब उठाएंगे। ये एक ऐसा